हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ हम लोग किसी कंपाउंड बार के में लग रहे डायरेक्ट लोड के कारण जो भी स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंपोजिट बार के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिट बार क्या होता है और जब कंपोजिट बार में एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड लग रहा हो। डायरेक्ट लोड का मतलब जब उस कंपोजिट बार में टेंशन फोर्स लग रहा हो या कंप्रेशन फोर्स लग रहा हो तो किस तरीके से उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कंपोजिट बार। कंपोजिट बार या इसको मिश्रित छड़ बोल सकते हैं। मिश्रित छड़ का मतलब ये है कि जो रॉड होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिस पे डायरेक्ट लोड लग रहा है या दो से अधिक मटेरियल से मिल के बना होगा। ठीक है, मतलब देखिए एग्जांपल के लिए ये इस तरीके से एक रॉड है ना, एक मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल नंबर 1। ठीक है, ये एक होलो पाइप है और होलो पाइप के अंदर एक और हमने पाइप सॉलिड रॉड इंसर्ट कर दिया है। ये मटेरियल नंबर 2 से बना हुआ है। ये मटेरियल हमें पता रहेगा कि मटेरियल किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है ना। तो जब इस मटेरियल में हम लोड अप्लाई करते हैं, मान लो हम टेंशन फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं P, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये आएगा है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। तो जब हम किसी भी रॉड में लोड अप्लाई कर रहे हैं और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमें स्ट्रेस निकालना हो तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे दो या दो से अधिक मटेरियल आए या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर क्रॉस सेक्शन एरिया बना हो तो इस तरीके के छड़ को हम लोग कहते हैं मिश्रित छड़। तो मिश्रित छड़ या कंपोजिट बार में जब डायरेक्ट लोड लग रहा हो तो उसमें किस तरीके से स्ट्रेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट छड़ दो तरीके से हो सकता है। देखिए पहला एग्जांपल है, ये एक मटेरियल के अंदर दूसरा मटेरियल है, इस तरीके से ये छड़ होता है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि दोनों मटेरियल अलग अलग हो। एक मटेरियल से ये पहला मटेरियल है, मटेरियल नंबर 1, और ये मटेरियल नंबर 2 है। दोनों अलग अलग छड़ है, लेकिन जब इसमें लोड लगेगा इस तरीके से, मान लो इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है ना, तो टेंशन फोर्स लगने के कारण इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे आएगा लोड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दो मटेरियल आपको मिलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट बार होगा, कंपोजिट रॉड होगा। क्लियर है। तो दोनों तरीके से ये कंपोजिट रॉड हो सकता है। मतलब जब उसमें टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लग रहा हो तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को देखना है कि वहाँ पे दो से अधिक मटेरियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दो से अधिक मटेरियल यहाँ पे आ रहा है तो कंपोजिट बार का प्रॉब्लम होगा। क्लियर है। मान लो ये दोनों एग्जांपल आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये मटेरियल नंबर 1, यहाँ पे ये मटेरियल नंबर 1, ये मटेरियल नंबर 2 है अंदर और ये मटेरियल नंबर 2। यहाँ पे मटेरियल नंबर 1 और मटेरियल नंबर 2 का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा। मान लो यहाँ पे A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड 1 है ना, और A2 ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें पता रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड 2। क्लियर है। दोनों अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से ये जिस भी मटेरियल से बना होगा उस मटेरियल का हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 और E2 भी पता होगा। मान लो E1 क्या है, रॉड 1 या मटेरियल 1 का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
ऑफ रॉड 1। वैसे ही E2 भी हमें पता रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड 2, है ना। E2 क्या है, रॉड 2 का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हमें पता है। साथ ही साथ ये लंबाई भी हमें जो है पता रहेगा, दोनों रॉड का जो लंबाई है ये समान होगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसमें जब लोड एक्ट कर रहा है, मान लो इसमें कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, P लोड एक्ट कर रहा है, और ये P लोड क्या है, मान लो टेंशन फोर्स है। तो इस टेंशन फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेस आएगा, है ना। तो स्ट्रेस मान लो कितना आ रहा है, मान लो मटेरियल या रॉड 1 में कितना स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या आ रहा है, स्ट्रेस इन रॉड 1, और सिग्मा 2 हम मान लेते हैं स्ट्रेस इन रॉड 2। क्लियर है। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 इस लोड के कारण मटेरियल 1 में स्ट्रेस पैदा हुआ, और सिग्मा 2 मटेरियल 2 में जो स्ट्रेस पैदा हुआ इस लोड फोर्स या P के कारण। क्लियर है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। साथ ही साथ इसमें स्ट्रेन भी आएगा। मान लो E1 क्या है, मटेरियल 1 या रॉड 1 का स्ट्रेन है, और E2 क्या है, मटेरियल 2 या रॉड 2 का स्ट्रेन है इस लोड के कारण। तो ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, E1, E2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप देखिए, जब आप लोड लगा रहे हैं P लोड, तो ये मटेरियल जो है दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है, चाहे ये एग्जाम्पल ले या एग्जाम्पल ले। मान लो इस एग्जाम्पल को लेके हम बनाएं, तो इस लोड का कुछ पोर्शन क्या करेगा, मटेरियल 1 बियर करेगा, और कुछ पोर्शन क्या करेगा, मटेरियल 2 जो है बियर करेगा। क्लियर है। मान लो टोटल लोड P लग रहा है, उसका P1 हिस्सा मटेरियल 1 या रॉड 1 ने शेयर किया, और P का P2 हिस्सा मटेरियल 2 ने बियर किया हुआ। मतलब ये जो टोटल लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो दोनों मटेरियल में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, P1 लोड मटेरियल 1 बियर करेगा, और P2 लोड मटेरियल 2 बियर करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल लोड एक्ट कर रहा है P, टोटल लोड P, ये किसके बराबर होगा, ये होगा P1 प्लस P2 के बराबर। मतलब दोनों लोड ने जितना लोड शेयर किया है उसको आप ऐड करेंगे, तो दोनों लोड या दो से ज़्यादा मटेरियल, तो वहाँ पे 3 लोड आएगा, 4 लोड आ जाएगा। तो जितना भी लोड शेयर हो रहा है उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल लोड के बराबर होगा। क्लियर है। P1 P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहाँ पे P का वैल्यू हमें पता रहता है कि कितना लोड एक्ट कर रहा है। क्लियर है। और P1 P2 हमें पता नहीं है, तो P1 और P2 को हम स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे। देखिए P1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू A1 हो जाएगा, है ना। फोर्स स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, प्रतिबल बराबर होता है बल अपान क्षेत्रफल, है ना। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो P1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस P2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 2 A2। तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। P का वैल्यू हमें पता रहता है कि कितना इसमें लोड एक्ट कर रहा है, एरिया पता है, और ये A1 A2 दोनों एरिया हमें पता रहता है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं पता है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ पे 2 अननोन है कि क्वेश्चन आया। ये क्लियर है आपको कि जितना भी लोड लग रहा है वो प्रत्येक मटेरियल के लोड शेयर के सम के बराबर होगा। अब दूसरी बात ये कि इसमें जब लोड हम लगा रहे हैं, टेंशन हो या कंप्रेशन हो, देखिए आप लोड लगा रहे हैं तो ये जो भी लंबाई है ये इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, लंबाई बढ़ेगा। कंप्रेसिव करोगे तो लंबाई घटेगा, है ना। तो मान लो टेंशन है तो इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रेन आएगा।
तो इस रॉड पे आप देखेंगे कि मटेरियल ये रॉड 1 में और रॉड 2 में दोनों में जो लंबाई वृद्धि होगा वो एक समान होगा। यहाँ पे आप देखें दोनों को खींच रहे हैं तो दोनों रॉड में एक समान रूप से उसमें लंबाई में वृद्धि होगा। कहने का मतलब ये है कि जब लोड लग रहा है कंपोजिट बार में तो वहाँ पे सभी मटेरियल में एक समान स्ट्रेन पैदा होता है, डिफॉर्मेशन पैदा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा स्ट्रेन इन रॉड या बार, ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा E1, मान लो मटेरियल 1 या रॉड 1 में स्ट्रेन है और E2 क्या है, रॉड 2 में स्ट्रेन है, तो E1 इज इक्वल टू E2 होगा। ये हमेशा कंपोजिट बार के लिए होता है जब उसमें कंप्रेशन या टेंशन लोड ऐड कर रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? अब ये E1 और E2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E1 हुक के नियम से क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपान E2। ये हुक के नियम से हमें मिल जाएगा। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 अपान E1 और सिग्मा 2 अपान E2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन नंबर 1 P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 और इक्वेशन नंबर 2 सिग्मा 1 अपान E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान E2। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपोजिट बार में कितना स्ट्रेस आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ से हम अगर हमें स्ट्रेस पता चल गया तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम स्ट्रेन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम कंपोजिट बार का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि 2 रॉड हैं। ठीक है, एक रॉड जो है ये कॉपर या तांबा से बना हुआ है और एक दूसरा रॉड भी है जो स्टील से बना हुआ है। इसे दोनों रॉड ऐसे खड़े हुए हैं, दोनों रॉड वर्टिकली एक 100 किलोन्यूटन के फोर्स को लिफ्ट कर रहा है या उठा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिफ्ट कर रहा है तो ये दोनों रॉड में 100 किलोन्यूटन का फोर्स ऐड करेगा जो कि एक टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, ये जो कॉपर का रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सर्कुलर लिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये हमें दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया AC इज इक्वल टू 400, मतलब कॉपर रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 400 मिलीमीटर स्क्वायर है। वैसे ही ये स्टील रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी दिया हुआ है AS 600 मिलीमीटर स्क्वायर। स्टील रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है 600 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा ये जो रॉड है कॉपर का रॉड, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC ये भी दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁵ मिलीमीटर स्क्वायर। और मान लो स्टील रॉड का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये है 2.05 इंटू 10⁵ मिलीमीटर स्क्वायर। इस रॉड में 100 किलोन्यूटन का टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है तो इस लोड के कारण इसमें कितना स्ट्रेस पैदा होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए 100 किलोन्यूटन का लोड, कुछ लोड कॉपर वाला रॉड शेयर करेगा और कुछ लोड जो है स्टील वाला रॉड जो है शेयर करेगा, दोनों मिलके इस लोड को लिफ्ट करेंगे। मान लो ये कॉपर वाला रॉड PC लोड को शेयर कर रहा है और ये स्टील वाला रॉड
PS लोड को शेयर कर रहा है ना, जिसके कारण इसमें स्ट्रेस आएगा। मान लो स्टील रॉड में सिग्मा S स्ट्रेस आ रहा है और एक कॉपर रॉड में सिग्मा C स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो कि एक टेंशन स्ट्रेस होगा और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टोटल लोड जो है ये किसके बराबर होगा? टोटल लोड हमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू PC प्लस PS। टोटल लोड दोनों रॉड में शेयर हो जाएगा और ये टोटल लोड कितना है? 100 किलो न्यूटन। इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो ये P इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन में आप लेंगे और लेंथ का यूनिट मिलीमीटर में। ठीक है, अब ये PC और PS जो लोड ऐड कर रहा है इस रॉड पे, जो कि टेंशन फोर्स है, तो इसके कारण इसमें सिग्मा C और सिग्मा S टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इस लोड को हम स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे, तो PC क्या हो जाएगा? सिग्मा C इंटू AC, और ये PS क्या हो जाएगा? सिग्मा S इंटू AS इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे AC और AS की वैल्यू हमें पता है। AC 400 है, सिग्मा C 400 सिग्मा C प्लस AS 600 है, तो 600 सिग्मा S इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 सिग्मा C इज इक्वल टू 4 सिग्मा C प्लस 6 सिग्मा S इज इक्वल टू 1000। ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिग्मा C और सिग्मा S हमें फाइंड आउट करना है कि कॉपर और स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें मिल गया है, दूसरा इक्वेशन और लाना है। तो कंपोजिट बार है, तो कंपोजिट बार के लिए जितने भी मटेरियल है उसमें स्ट्रेन क्या होगा? ये इक्वल होगा। तो कॉपर रॉड में मान लो स्ट्रेन सिग्मा C आ रहा है और स्टील रॉड में स्ट्रेन सिग्मा S है, तो ये EC और ES क्या होगा? बराबर होगा। और हुक के नियम से क्या होता है? सिग्मा C को हम क्या लिख सकते हैं? EC को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा C अपान EC इज इक्वल टू सिग्मा ES को हम लिख सकते हैं सिग्मा S अपान ES। सिग्मा C और ES की वैल्यू हमें पता है, पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा सिग्मा C अपान 1.1 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू सिग्मा S अपान 2.05 इंटू 10⁵। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा C इज इक्वल टू हो जाएगा 0.54 सिग्मा S। तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, जो कि सिग्मा C और सिग्मा S के बीच में रिलेशन है। अब ये सिग्मा C सिग्मा S के टर्म में है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को रखने से हमें सिग्मा S की वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप यहाँ पे 0.454 रखिए और यहाँ से फिर सिग्मा C की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सिग्मा S की वैल्यू मिल जाएगा। सिग्मा S हमें मिलेगा 123 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से, है ना। इस सिग्मा S की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा C का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 66 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कंपोजिट बार में जो भी मटेरियल है, जो रॉड है, जो कि अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, उसमें कितना स्ट्रेस आएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कॉपर रॉड में 66 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आएगा ड्यू टू दिस लोड, और स्टील रॉड में 123 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आएगा इस 100 किलोन्यूटन लोड के कारण। इस तरीके से कंपोजिट बार के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप कि आज के लेक्चर में कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।